लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी धरती और आसमान। मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कलाकार जो एक असफल गृहस्थ है किंतु सफल कलाकार। वो कला की सफलता में व्यस्त रहकर पत्नी को अभाव की दुनिया में घसीटता चला जाता है। वो सदा आदर्श के आसमान पर विचरण करता रहा और कभी अपनी जीवन संगनी की ओर देखा भी नहीं, जो धरती पर रह रही है और अभाव में जिसका जीवन घिस गया है। और अब एकाएक वो उसे देखता है, पति की दृष्टि से नहीं, कलाकार की दृष्टि से। कहानी में यही तथ्य वर्णित है। पूरनमासी का पूरा चांद आसमान पर अपना उज्ज्वल आलोक फैला रहा था और धरती जैसे दूध में नहा रही थी। दिन भर लू के थपेड़ों ने आग बरसाई थी और इस समय ठंडी हवा बह रही थी। स्निग्ध चांदनी थी, शांत वातावरण। दूर एकाध पक्षी मंद ध्वनि कर रहा था। पति ने आज दिन भर कड़ा परिश्रम किया था। कई अधूरे स्केचों में रंग भरा था, एक मूर्ति को खत्म किया था, कुछ नई रेखाएं चित्रित की थीं। इस समय वो छत के खुले सहन में आरामदेह पलंग पर पड़ा सुदूर नक्षत्रों को, जिनकी आभा उज्ज्वल चंद्रलोक से फीकी पड़ रही थी, ध्यानमग्न देख रहा था। वो शिल्पी था, कलाकार था, भावुक था, मनीषी था। जीवन के 50 साल उसने कला की साधना में गलाए थे। आज वो लोक द्रष्टा था, दिव्य द्रष्टा था, विश्व द्रष्टा था। उसकी गहन कल्पनाएं ब्रह्मांड के उस पार तक आती जाती थीं। उसकी तूलिका शत सहस्त्र जनों को जीवन का संदेश देती थी। आज उसके अपने ही व्यक्तित्व में अखिल ब्रह्मांड समाया हुआ था। विश्व का सुख दुख आज उसका अपना सुख दुख था। वो अपने लिए बहिर्मुख था, विश्व के लिए अंतर्मुख। वो अपने को नहीं देख पाता था, विश्व पर उसकी दृष्टि केंद्रित थी। और इस समय शांत स्निग्ध चंद्रमा के उज्ज्वल धवल आलोक में अबाधित रूप से वो उन करोड़ों मील दूर अवस्थित टिमटिमाते नक्षत्रों के निकट जा पहुंचा था। वो सोच रहा था, इन नक्षत्रों में क्या सचमुच इसी प्रकार प्राणियों का वास है जिस प्रकार हमारी पृथ्वी पर? वहां का भी वातावरण क्या लोगों के हंसने रोने और व्यस्त नागरिक कोलाहल से परिपूर्ण है? वहां भी क्या बच्चों की पौध उगती है? वहां भी क्या ऐसा ही है जैसा कि यहां? कुछ बच्चे गुलाब के फूल के समान सुंदर, सुहावने, उत्फुल्ल, कुछ सूखे, मुरझाए, झुके हुए, कुत्सित और निष्प्राण। कहीं सुख, कहीं दुख, कहीं हास्य, कहीं रुदन, कहीं प्रकाश, कहीं अंधकार, कहीं बहुत और कहीं कुछ भी नहीं। ऐसा ही क्या वहां भी है? परंतु सुख दुख से परिपूर्ण जीवन काल में केवल ये प्रकाशमान टिमटिमाता ही रूप क्यों दिखता है? चंद्रमा के मृगलांछन पर उसकी दृष्टि जब गई, वो सोचने लगा, क्या ये चंद्रलोक के पर्वत हैं या सूखे समुद्र? वहां क्या अभी जीवन है? लोग कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ। उनके अनुमान ही तो हैं। अभी कोई चंद्रलोक में गया तो है नहीं। ये चंद्रलोक, शुक्र, बृहस्पति, सप्तऋषि मंडल, ध्रुव क्या कभी इस धरती के मनुष्यों का चरण स्पर्श करेगा? या ये सब असहाय जन भूख, प्यास और अभाव से जर्जरित होकर ही मर जाएंगे? उसकी विचारधारा बदली। वो सोचने लगा, क्या अभावग्रस्त होकर मरने ही के लिए मनुष्य ने जीवन धारण किया? जीवन तो अभाव का नाम नहीं है। फिर जीवन अभाव से परिपूर्ण क्यों है? जीवन को समाज नियंताओं ने सीमित किया है संयम से। इसी संयम ने उसे अभावों से भर दिया है। भूख लगने पर वो उस पड़ोसी का अन्न छीन कर नहीं खा सकता जिसके पेट भर खाने पर भी बहुत बच रहा है, क्योंकि वो संयम की मर्यादा में बंधा है। प्यास से तड़पने पर, शीत से ठिठुरने पर और जीवन के संपूर्ण अभावों से वो अपने चारों ओर फैली हुई विश्व संपदाओं को नहीं भोग सकता, क्योंकि वो संयम के सूत्र में बंधा है। वो स्टेशन पर जाता है। लंबी यात्रा है। तीसरे दर्जे के डब्बों में भेड़ बकरी की भांति ठसाठस आदमी भरे हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लास के डिब्बे खाली हैं। वहां गद्देदार सुखद सीट हैं, सरसर चलते पंखे हैं। सुख है, आराम है, सुविधा है, इसी की उसे चाह है। पर वो भीड़ और गंदगी से भरे तीसरे दर्जे के डिब्बे में जबरदस्ती घुस रहा है। इसके लिए लड़ रहा है, मनुष्यता से गिर रहा है।
क्यों नहीं वो उन सुखद खाली फर्स्ट और सेकंड क्लास के डब्बों में जा बैठता, जहां सब कुछ है? क्यों वो अभाव में मृत्यु ढूंढता है, भाव में जीवन नहीं? केवल इसलिए कि वो संयम पाश में बंधा है। उसके पास तीसरे दर्जे का ही टिकट है। अब वो सुभीता होने पर भी उन सुखद फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के डिब्बों में नहीं बैठ सकता, इसका विचार ही नहीं कर सकता। पति की विचारधाराएं धरती से आसमान तक विचर रही थीं। वो अपने में खो रहा था। वो सोच रहा था, इसी तरह तो मनुष्य जिसे जीवन मिला है मृत्यु को ढूंढ लेता है। कितना उसका दुर्भाग्य है, कितनी उसकी मूर्खता है। फिर उसका ध्यान उन सुदूर नक्षत्रों की ओर गया, उस चांदी के थाल के समान क्षण क्षण पर विकसित होते हुए चंद्रमा की ओर गया। शीतल मंद पवन ने बेला के फूलों की महक लेकर उसके मन में गुदगुदी उत्पन्न कर दी। पत्नी भी पास के पलंग पर लेटी हुई थी, बहुत देर से। आज उसे भी बहुत परिश्रम करना पड़ा था। नौकर बीमार हो गया था, सारा घर और बर्तन साफ करने पड़े थे। बच्चों को नहलाना और उनके कपड़े भी धोना पड़ा था। नौकर के लिए अलग पथ्य बनाना पड़ा था। तीसरे पहर कुछ उसकी मिलने वालियां आ पहुंची थीं। उनके जलपान आतिथ्य की व्यवस्था करनी पड़ी थी। आज पूर्णिमा थी, उसका उपवास था। वो इन सब कामों से थक गई थी, उपवास से कमजोर हो गई थी। अभी उसने यत्किंचित लघु आहार लिया था। वो इस स्निग्ध चांदनी रात में इतनी थकान के बाद इस सुखद पलंग पर आराम पाकर बहुत सी बातें सोच रही थी। बच्चे सब शीतल वायु के थपेड़ों से सुखद नींद का आनंद ले रहे थे। दिन भर की घर गृहस्थी की खटखट, चखपक, बकझक के बाद इस समय के निर्द्वंद वातावरण में उसे कुछ शांति मिल रही थी। फिर भी उसका मस्तिष्क शांत न था। धोबी उसकी नई साड़ी फाड़ लाया था। उसकी धुलाई के हिसाब में पैसे काटने थे। दूध वाले का सुबह ही हिसाब करना था। बच्चों की फीस देनी थी। नौकर तो कल भी काम न करेगा। सारे बर्तन यों ही पड़े थे। उफ, सुबह उसे कितना काम है। रुपए तो अगले हफ्ते मिलेंगे। कल वो इन सबको रुपए देगी किस तरह? एकाएक उसे याद आया, अरे राशन भी तो कल ही आना है, कैसे आएगा? जैसे उसका सारा आराम हवा हो गया। उसने बेचैनी से करवट ली। फूल के थाल के समान चांद पर उसकी नजर गई। बड़ी देर तक वो उसे देखती रही। फिर उसने आंखें बंद कर ली। वो सोच रही थी, आज मेहमानों के सामने उसे कितना नीचा देखना पड़ा। पड़ोसी से कांच के गिलास मांगकर शरबत पिलाना पड़ा। एक बार वो घर के सारे अभावों पर विचार कर गई। इतनी बड़ी गृहस्थी और इनका ये हाल। न जाने किस उधेड़ बुन में रहते हैं, तनिक भी तो ध्यान नहीं देते। सब मुझे ही भुगतना पड़ता है। वो सोच रही थी उस उलझन, बोझ और जिम्मेदारी के संबंध में, उस अभाव के संबंध में जो उसे चारों ओर से दबोचे हुए थे, उस पर लद रहे थे। एकाएक पति ने कहा, आहा, क्या इन नक्षत्रों में भी मनुष्य लोक है? वहां भी क्या प्राणियों का निवास है? क्या कभी इस पृथ्वी के मनुष्य वहां आ जा सकेंगे? न जाने कब से कितने वैज्ञानिक इन नक्षत्र मंडलों से संबंध स्थापित करने की जुगत में हैं। मंगल और चंद्रलोक में जाने के लायक तो सुना है रॉकेट बन गए हैं। किराया सस्ता हो तो जरा रॉकेट में बैठकर हम लोग चंद्रलोक की सैर कराएं। सुनती हो, चलोगी तुम? पत्नी अपने विचारों में डूबी हुई थी। वो समझी थी पति सो गए हैं। उसने उनके आराम में खलल देना ठीक नहीं समझा। वो चुपचाप अपनी चारपाई पर आ लेटी थी और अपने विचारों में डूब उतरा रही थी। उसने पति की बात पूरी नहीं सुनी। जो सुनी वो ठीक ठीक नहीं समझी। पति जग रहे हैं ये जानते ही उसने जैसे एकाएक सावधान होकर कहा, क्यों जी, घर में एक भी कांच का गिलास नहीं है? बड़ी खराब बात है। आए गयों के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। पति की सारी ही विचारधारा छिन्न भिन्न हो गई। नक्षत्र मंडलों से उसके संपर्क समाप्त हो गए। विज्ञान की विश्वव्यापी प्रक्रिया अंतर्हित हो गई। उसने पत्नी के थके हुए, सूखे, नीरस, उदास मुख की ओर देखा। उसकी टूटी चारपाई और चारपाई की फटी चादर को देखा। अपनी सारी गरीबी से भरी हुई गृहस्थी का एक समूचा चित्र उसकी आंखों में बन गया। पत्नी के इस छोटे से वाक्य ने जैसे उसकी सारी ज्ञान गरिमा को चुनौती दी हो। वो लज्जित सा, मर्माहत सा, अपराधी सा, भयभीत सा चुपचाप पत्नी की चिंताकुल दृष्टि को देखने लगा, जिसमें अभाव ही अभाव था, थकान ही थकान थी, व्यथा ही व्यथा थी, चिंता ही चिंता थी।
उसके मुंह से बोल नहीं निकला। उसे हठात याद आया, विवाह के समय जब शुभ दृष्टि की रस्म अदा हुई थी तो इसी दृष्टि में शुक्र नक्षत्र जैसा तेज और उज्ज्वल आलोक देखकर किस प्रकार उसके शरीर की रक्त बिंदु नाच उठी थी। उसका स्पष्ट जीवन पथ आलोकित हो उठा था। वही दृष्टि आज इतनी सूनी हो गई। आज उस पर नजर पड़ते ही मन दर्द से कराह उठा। उसने और ध्यान से पत्नी को देखा। उसकी साड़ी मैली और फटी हुई थी। दिन भर काम काज करने के बाद भी उसने उसे बदला नहीं था। इसलिए नहीं कि उसने आलस्य किया या वो फूहड़ थी। दूसरी धोती उसके पास थी ही नहीं। उसके बाल भी रूखे थे। उनमें न तेल डाला गया था, न कंघी की गई थी। उस मैली फटी साड़ी में रूखे और उलझे हुए बालों के नीचे उसका सूखा मुंह, मुरझाए हुए होठ, चिंताकुल आंखें, उस टूटी चारपाई पर बिछी फटी चादर पर लेटा हुआ उसका जीर्ण शरीर उसने देखा। हठात उसके मन में एक बात आई। आह, अपने जीवन में अपनी तूलिका से मैंने इतने चित्र बनाए, जीवन को इतना रंग दिया, लेकिन ये जो जीवित चित्र मैंने बनाया है इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इसके सम्मुख मेरे अब तक के बनाए हुए सारे चित्र हेय हैं, सब निर्जीव हैं, सब नकली हैं, असत्य हैं। उनमें सौंदर्य है, प्रकाश है, रंगीनी है, पर जीवन कहाँ है? वे जीवित कहाँ हैं? जीवित चित्र केवल यही मैं बना पाया हूं। निस्संदेह ये चित्र मेरा ही बनाया हुआ है। मेरी ये पत्नी वो नहीं है जो अब से 20 साल पहले ब्याह कर आई थी। ये तो मेरे द्वारा बनाई हुई मूर्ति है। इसे बनाने में मुझ कलाकार के 20 वर्ष लग गए। निस्संदेह 20 वर्ष। इन 20 वर्षों में उसके गुलाबी चमकदार गालों को पीला पिचका हुआ बनाया गया। उन पर झुर्रियों की रेखाएं अंकित की गईं। इन नेत्रों का मादक तेज, कटाक्षों का विद्युत प्रवाह धो पहुंचकर इनमें अमिट सूनापन पैदा किया गया। प्रेम का आमंत्रण सा देने वाले इन सरस होठों को सुखाकर उन्हें फीका किया गया। उन्नत युगल यौवनों को ढहा दिया गया। अब वे उसके अतीत यौवन के एक प्रमाणिक इतिहास बन गए थे। उसकी वो मृदुल सुचिक्कण अलकावलियों को जंगली झाड़ियों का रूप दे दिया गया था। आप कह सकते हैं कि ये तो रूप को कदरूप कर दिया गया। सो इससे क्या मेरी कला सदोष होगी? कलाकार सौंदर्य के उन्माद का ही चित्रण करने का ठेकेदार नहीं है। वो कदरूप भी सर्जन करेगा। उसका काम मदरा की बोतल भरना नहीं, सत्य के दर्शन करना है, सत्य को मूर्त करना है। वो सत्य जो शताब्दियों, सहस्त्राब्दियों से होता आ रहा है, होता रहेगा। यही तो उसकी कला है। मैंने यही किया। पत्नी की ओर पति ने प्यार भरी चितवन से देखा। वो चाहता था कि अपनी इस कृति को, जिसे उसने प्रकृति पर विजय पाकर बनाया है, प्यार करे, परंतु वो उस समय थकान से चूर चूर होकर सो गई थी। वो गहरी नींद में सो रही थी। वो चौंक पड़ा। ओह, ये गहरा विश्राम तो इस जीवित चित्र की एक भिन्न ही रेखा है। इसका तो मैंने विचार ही नहीं किया था। मैं सोच रहा था कि इस अपरूप को जीवन मैंने दिया, परंतु अब समझ रहा हूं कि ये जो उसके व्यस्त जीवन में बीच बीच में ऐसे ही गहरे विश्राम के विराम निरंतर 20 वर्ष तक होते रहे, उसी ने उसमें जीवन कायम रखा है। वो लज्जित हुआ। ठीक ठीक यही त्रुटि रह गई। उसके माथे में रेखाएं पड़ गईं। वो सोचने लगा, इस विराम का तो चित्रण शायद न हो सकेगा। फिर जीवन से उसका सामंजस्य कैसे स्थापित हो पाएगा? वो कुछ भी निर्णय न कर पाया। वो पति भी था और कलाकार भी। इस समय पति भी कुछ सोच रहा था और अपनी पराजय पर लज्जित भी हो रहा था, परंतु कलाकार गंभीर था। वो और भी गहरी बात सोच रहा था। वो सोच रहा था कला के अपने दृष्टिकोण के संबंध में। वो सोच रहा था कि यही गहरा विश्राम यदि चिरविश्राम में परिवर्तित हो जाए तो फिर मेरी ये मूर्ति मेरी कला की प्रतिष्ठा भूमि पर अप्रतिम रहेगी। तो पत्नी ने उसके विश्रांत अभिशप्त मुख पर दृष्टि जमाई। उज्ज्वल कौमुदी का विस्तार करता हुआ चंद्रमा, सुदूर गगन में टिमटिमाते तारे, सभी देखते रह गए। कलाकार ने मूर्ति की प्रतिलिपि तैयार की, इस भय से कि कहीं काल उसकी रेखाओं में हस्तक्षेप न कर दे। उसने पत्थर ही पर हस्तक्षेप किया। प्रतिलिपि उसी पति की पत्नी थी। वही सूखे होंठ, सूनी दृष्टि, बुझी हुई चितवन, ढले हुए गाल और परास्त यौवन। इस मूर्ति में कलाकार ने अपनी कल्पना का एक कमाल किया था। उसने
मूर्ति में उस चिरविश्राम को अप्राप अंकित किया था और उसकी गहरी आंतरिक भूख मूर्ति की पलकों में सजा दी थी। इस प्रतिकृति का नाम रखा उसने धरती और आसमान। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी धरती और आसमान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।